Next topic is प्लाज्मा वेव डिटेक्टेड ऑन मरकरी। हाल ही में खगोलविदों ने बुध ग्रह के चारों ओर रहस्यमय सिंगिंग प्लाज्मा तरंगों का पता लगाया है। चुंबकीय क्षेत्र वाले अंतरिक्ष में कण या पार्टिकल्स अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति द्वारा लगातार इधर उधर गमन करते हैं। इन्हें प्लाज्मा तरंगे कहते हैं। इस खोज के बारे में यह पहली बार है कि बुध ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र से विस्लिंग सीटी बजने जैसी आवाज जैसी ध्वनि तरंगों के उत्सर्जन का पता चलता है। इस तरह की तरंगें पृथ्वी, बृहस्पति, शनि ग्रह पर दर्ज की गई है। साथ ही इन तरंगों का अवलोकन यूरेनस, नेपच्यून पर भी किया गया है। अन्य ग्रह जहां ऐसी विस्लिंग तरंगें डिटेक्ट की गई हैं, उनके सघन वायुमंडल और उनके रेडिएशन बेल्ट में सौर कण फंसे रह जाते हैं। बुध ग्रह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी या रेडिएशन बेल्ट वाले सघन वायुमंडल का अभाव है, जिसके चलते बुध ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में सौर कण फंस नहीं सकते। बुध ग्रह के बारे में कभी माना जाता था कि इसके चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है। हालांकि अब विस्लिंग तरंगों की मौजूदगी से यह माना जाता है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र मजबूत है। बुध ग्रह की विशेषताएं। सबसे पहले संरचना और सतह। यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इस ग्रह का वास्तव में कोई वायुमंडल नहीं है। बुध के पड़ोसी। इस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। यह सूर्य का सबसे निकट स्थित ग्रह है। शुक्र बुध का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध ग्रह के बारे में प्राचीन काल से ही पता है क्योंकि इसे उन्नत दूरबीनों के बिना भी देखा जा सकता है। अब इसके बाद बुध के लिए मिशन कौन कौन से हैं। सबसे पहले मेरीनर, तो मिशन के नाम पता होना चाहिए। मेरीनर 10 नासा का है। मैसेंजर नासा का है। इसके बाद है मरकरी बेपी कोलंबो मिशन। ये यूरोपीय एजेंसी ESA तथा जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA का संयुक्त मिशन है। मरकरी बेपी कोलंबो मिशन 2018। इसके बाद है बास्प 107B। नासा की जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बास्प 107B नामक एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। इस एक्सोप्लैनेट पर जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिकेट सैंड क्लाउड मौजूद है। सौरमंडल की सीमा से बाहर के ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। बास्प 107B के बारे में तो बस हमें इतना पता होना चाहिए कि यह एक प्रकार का एक्सोप्लैनेट है। इस एक्सोप्लैनेट पर पृथ्वी के जैसी ही जल चक्र प्रणाली मौजूद है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इस पे पृथ्वी के जैसी ही जल चक्र प्रणाली मौजूद है। वाष्प की खोज का महत्व। यह पृथ्वी के उद्भव का पता लगाने में सहायता कर सकता है। यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि मौसमी चक्र ग्रही भूगोल को कैसे प्रभावित करता है। यह बुध ग्रह के अध्ययन को समझने में मदद कर सकता है। बाह्य ग्रह के अध्ययन को समझने में मदद कर सकता है। इसके बाद सोफिया स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर एस्ट्रोनॉमी इंफ्रारेड। स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी सोफिया। वैज्ञानिकों ने सोफिया एयरबॉर्न वेधशाला के माध्यम से शुक्र ग्रह के वायुमंडल में एटॉमिक ऑक्सीजन का पता लगाया है। शुक्र ग्रह पृथ्वी से दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है। यह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। वहीं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। इसका ना तो कोई चंद्रमा है
और ना ही इसके कोई वलय है। रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सोफिया सोफिया दुनिया की सबसे बड़ी एयरबोर्न खगोलीय वेधशाला है। यह नासा और जर्मन स्पेस सेंटर का संयुक्त प्रोग्राम है। यह समताप मंडल में संचालित है। वास्तव में 99% अवरक्त विकिरण को अवरुद्ध करने वाले पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर संचालित है। इस तरह यह ब्रह्मांड की अवरक्त किरणों का स्पष्ट अवलोकन करने में वैज्ञानिकों की मदद करता है। तो सबसे पहले यह कहाँ का अवरक्त किरणों का अध्ययन करने में वैज्ञानिकों की मदद करता है। अब लूसी मिशन, यह इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा। लूसी मिशन, नासा के लूसी मिशन ने पता लगाया है कि क्षुद्र ग्रह डिंकी नेस वास्तव में 2 क्षुद्र ग्रहों की बाइनरी प्रणाली है। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इस बाद लूसी मिशन 2021 में प्रक्षेपित किया गया था। यह बृहस्पति की कक्षा में मौजूद ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। ट्रोजन लघु पिंड है जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं। ये पिंड बृहस्पति की कक्षा के साथ 2 अलग अलग उपसमूहों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह भी संभवतः इन्हीं मौलिक सामग्रियों से बने हैं जिनसे बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून का निर्माण हुआ है। इस मिशन की अवधि 12 वर्ष है। इस दौरान लूसी, यूरी बेट्स, डोनाल्ड्स, जोहानसन, पॉली मेले, ल्यूकस आदि अलग अलग क्षुद्र ग्रहों के निकट से गुजरेगा। और इसके बाद है सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग। स्विम मिशन, स्विम प्रोजेक्ट। तो स्विम प्रोजेक्ट नासा द्वारा वित्त पोषित है। यह प्रोजेक्ट मानचित्र का चौथा सेट जारी करेगा। यह मंगल ग्रह की उपसतही हिम का विस्तृत दृश्य प्रदान करता है। इस परियोजना का नेतृत्व एरिजोना विश्वविद्यालय कर रहा है। ठीक, तो मंगल ग्रह के बारे में, और मिशन का नाम क्या है, स्विम। तो स्विम प्रोजेक्ट किसके बारे में है? मंगल ग्रह पर हिम का विस्तृत अध्ययन करने के लिए। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली तस्वीर जारी की गई है। यूक्लिड यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। इस मिशन का लक्ष्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को सुलझाना है। ब्रह्मांड नॉर्मल या दृश्यमान मैटर लगभग 5% है और डार्क मैटर 25% है। इसके अलावा डार्क एनर्जी 70% है। ठीक, तो इस फैक्ट को याद रख लेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है। मिशन किसका है? तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप मिशन किसका है? ESA का, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। इजेक्टा हेलो, चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के समय बहुत अधिक मात्रा में धूल विस्थापित हुई थी। इसके कारण लैंडर के चारों ओर एक चमकीले पैच का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों ने इससे इजेक्टो हेलो नाम दिया है। जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा तो उस समय लगभग 2.6 टन लूनर एपी रेगोलिथ लैंडिंग स्थल से विस्थापित होकर आसपास 108 वर्ग मीटर में फैल गई थी। इजेक्टा हेलो की परिघटना को चंद्रमा पर उतरने वाले लगभग सभी लैंडर के मामले में दर्ज किया जाता है। तो इजेक्टा हेलो बेसिकली क्या है? एक परावर्तन विसंगति है। ठीक है, तो इजेक्टा हेलो क्या है? परावर्तन विसंगति है, और जो कि चंद्रमा पर लैंडिंग के दौरान लगभग सभी लैंडर के साथ घटित होती है। प्राइवेट 5G, इसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल ओकोसेरियासिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन पहल, हुज गॉन इनिशिएटिव। तो हुज गॉन इनिशिएटिव किसके लिए है?
सेनेगल ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की गौन की पहली बैठक का आयोजन किया है। गौन पहल जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। यह देशों को ओंकोसेरियासिस उन्मूलन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति में तेजी लाने के लिए सशक्त बनाता है। इन लक्ष्यों को WHO के उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग रोडमैप में निर्धारित किया गया था। ओंकोसिरियासिस के बारे में। ओंकोसिरियासिस को आमतौर पर रिवर ब्लाइंडनेस के रूप में जाना जाता है। यह परजीवी कृमि ओंकोसेरिका वोल्वुलस के कारण होता है। यह संक्रमित ब्लैक फ्लाई के काटने से फैलता है। ब्लैक फ्लाई तेज धार वाली नदियों में पनपती है। यह ट्रैकेमा के बाद अंधापन का दूसरा प्रमुख संक्रामक कारण है। लक्षण: आंखों में तेजी से खुजली होना, चकत्ते पड़ना, त्वचा का रंग खराब होना, दृश्यता की हानि होना, हमेशा के लिए अंधापन। संपूर्ण विश्व में ओंकोसेरियासिस से संक्रमित आबादी में से 99% आबादी अफ्रीका में है। शेष 1% संक्रमित आबादी ब्राजील वेनेजुएला के बीच में निवास करती है। कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मेक्सिको ने इस रोग के प्रसार को समाप्त कर दिया है। इसकी पुष्टि WHO ने भी कर दी है। एंटीडीज से निपटने के लिए शुरू की गई पहल। एंटीडीज पर लंदन घोषणा पत्र जारी किया गया है। 30 जनवरी को विश्व एंटीडीज दिवस मनाया जाता है। एंटीडीज पर किगाली घोषणा पत्र 2030 तक एंटीडीज के उन्मूलन या उन्हें नियंत्रित करने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। तो एंटीडीज पर किगाली घोषणा पत्र है जिसमें 2030 तक एंटीडीज का उन्मूलन करने या फिर उनका नियंत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। WHO ने एंटीडीज के निदान में मदद करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उष्णकटिबंधीय रोग के बारे में। एंटीडीज 20 विविध रोगों का एक समूह है। इस रोग के मामले में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में ज्यादातर गरीब समुदाय में रहने वाले 1 अरब से अधिक लोग संक्रमित। ये रोग अलग अलग प्रकार के रोगजनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक, टॉक्सिन्स आदि के कारण होते हैं। टॉक्सिन्स पौधों और जानवरों द्वारा उत्पन्न पदार्थ हैं जो मनुष्यों के लिए विषाक्त होते हैं। एंटीडीज में शामिल हैं डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज, लीशमेनियासिस, कुष्ठ रोग, लिम्फेटिक फाइलेरिया। भारत ने गिनी वार्म, ट्रैकोमा और याद जैसे कुछ एंटिटीज के प्रसार को सफलतापूर्वक समाप्त किया है। फूड फोर्टिफिकेशन। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक संशोधन विनियमन के प्रावधानों को लागू किया है। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत संशोधन विनियमों का मसौदा सूचित किया है। अब फोर्टिफाइड चावल के दानों के निर्माण के लिए विटामिन, खनिज, प्रीमिक्स में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा से संबंधित इस संशोधन विनियमों के प्रावधानों को लागू किया गया है। इसे राष्ट्रीय फूड फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। फोर्टिफिकेशन से तात्पर्य चावल, गेहूं, दूध, नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों की पोषण क्षमता को बेहतर बनाना है। इसके लिए उनमें महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज को मिश्रित किया जाता है। राइस फोर्टिफिकेशन से तात्पर्य सामान्य चावल में 1:100 के अनुपात में FR के मिलाने से है। FR के FSSAI द्वारा निर्धारित सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 से युक्त होंगे। चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए कोटिंग, एक्सट्रूजन और डस्टिंग तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि कोटिंग, एक्सट्रूजन और डस्टिंग तकनीकें संबंधित है, तो किससे संबंधित है? फूड फोर्टिफिकेशन से। भारत में फोर्टिफिकेशन के लिए एक्सट्रूजन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में मिल्ड राइस को चूर्णित किया जाता है। उनमें विटामिन और खनिज वाले पूर्व मिश्रण को मिलाया जाता है। मिल्ड राइस में चोकर और छिलका हटाने के बाद
प्राप्त चावल को मिल्ड राइस कहा जाता है, जो कि व्हाइट रंग का होता है। इसके लाभ क्या है? कुष्ठ रोग से निपटने के लिए फोर्टिफिकेशन एक लागत प्रभावी तरीका है। फोर्टिफाइड चावल को कुपोषण से निपटने के लिए एक लागत प्रभावी तरीका है। फोर्टिफाइड चावल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्य पहल। निम्नलिखित पहलों के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना 2.0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल के फोर्टिफिकेशन और उसके वितरण पर केंद्र प्रायोजित योजना। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए FSSAI ने +F लोगो जारी किया है। FRK, तो FRK का निर्माण किससे किया जाता है? आयरन, विटामिन B9 और जिसको फॉलिक एसिड कहा जाता है, और विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। इस बाद है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, इसके बाद है एमिलोइडोसिस। वैज्ञानिकों ने एक 2D प्रोटीन मोनोलेयर निर्मित की है। यह मोनोलेयर एमिलोइडोसिस जैसी बीमारियों का अध्ययन करने के लिए मदद कर सकती है। एमिलोइडोसिस एक दुर्लभ रोग है। यह शरीर में एमिलोइड के सामान्य रूप